दोस्तों लस्ट स्टोरी 2 के इस सीरीज में आज हम तीसरी और चौथी स्टोरी को देखेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है विजय नाम के आदमी से, जो कि एक लड़की से मिलने जा रहा था। विजय जब रास्ते में था तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और उसके ससुर बताते हैं कि एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। विजय ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि आज जो भी कंपनी है वो मेरी मेहनत के बदौलत पे है और तुम्हारे डैडी मेरे से पूछे बिना कुछ भी करते हैं। लेकिन अंकिता कहती है कि ये सारी बातें डायरेक्टली वो उसके डैडी से कहे, ना कि मेरे से। ये कहकर अंकिता फोन कट कर देती है। फिर विजय उसी लड़की से बात करने लग जाता है जिससे कि वो मिलने जा रहा था। विजय उससे कहता है कि आज मैं तुमसे नहीं मिलने आ सकता क्योंकि आज एक जरूरी मीटिंग है। तभी वो लड़की अपने कपड़े हटाकर कहती है, क्या इससे भी ज्यादा जरूरी है? इसी को देखने के चक्कर में विजय का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी एक पेड़ से जाकर ठुक जाती है और गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। वो इधर उधर गैरेज ढूंढता है पर उसे गैरेज नहीं मिलता। फिर वो एक लड़के से लिफ्ट लेता है और वो लड़का उसे एक गाँव बताता है जहाँ उसे मैकेनिक मिल सकता था। विजय को वहाँ मैकेनिक तो मिल जाता है पर उनके पास गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। विजय कहता है आप एक बार गाड़ी के पास जाके कोशिश करके तो देखो, शायद गाड़ी चल जाए। मैकेनिक गाड़ी के पास चले जाते हैं और विजय कैफे ढूंढता हुआ आगे चला जाता है। तभी उसे वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर दिखाई देता है जहाँ पर एक महिला सभी को डांस सिखा रही होती है। विजय जब अंदर जाता है तो वहाँ एक शांति नाम की लड़की थी जो कि सभी को डांस सिखा रही होती है। विजय शांति से बात करना चाहता था लेकिन शांति विजय से बात नहीं करना चाहती थी। तभी विजय पूछता है कि तुम 10 साल पहले कहाँ चली गई थी? दरअसल शांति विजय की पहली पत्नी थी, लेकिन 10 साल वो पहले अचानक से कहीं गायब हो गई थी और विजय को लगा कि वो मर चुकी है। तभी वहाँ पर इंदर नाम का एक आदमी आता है जो कि इंस्पेक्टर होता है और विजय को देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये लड़का शांति को छेड़ रहा है। तभी वो उससे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन शांति कहती है कि मैं इसे जानती हूँ और ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद विजय शांति के साथ उसके घर आता है। फिर शांति कहती है मुझे कपड़े चेंज करना है, क्या तुम रुकोगे? विजय कहता है हाँ क्यों नहीं। और जब शांति कपड़े चेंज कर रही होती है तब वो उसे छुप कर देख रहा होता है। शांति के आने के बाद विजय उससे फिर पूछता है कि तुम 10 साल पहले कहाँ चली गई थी? तो शांति कहती है कि मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं है, लेकिन जब मैं नर्सिंग होम से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक आदमी मिला जो कि नर्सिंग होम का पता पूछ रहा था और गाड़ी में उसकी बीवी थी जो कि जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मैं उसकी मदद करने के लिए गई। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मैं पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। विजय कहता है तो तुम घर क्यों नहीं आई? तुमने एक कॉल तक नहीं किया। शांति कहती है कि मैं डर गई थी क्योंकि मुझे कोई मारना चाहता था। विजय हैरान होकर कहता है कि भले तुम्हें कोई क्यों मारना चाहेगा, और अभी तुमने बताया कि तुम नर्सिंग होम गई थी, तुम वहाँ आखिर क्यों गई थी? क्या तुम प्रेग्नेंट थी? शांति कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट थी, पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। विजय पूछता है तो फिर हमारा बच्चा कहाँ है? वो कहती है हमने अपना बच्चा खो दिया है। शांति पूछती है तुमने शादी किससे की? तो विजय बताता है कि मैंने शादी अनु से की है जो कि इसकी क्लासमेट होती है और शांति भी अनु को जानती है। और शांति को पहले लगता था कि अनु कहीं ना कहीं विजय से प्यार करती है, लेकिन शांति और विजय की शादी हो चुकी थी। विजय कहता है मैं पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा ही हूँ। ये बोलकर विजय उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी शांति कहती है तुम्हें निकलना चाहिए, तुम लेट हो रहे हो। तो विजय कहता है हाँ मैं लेट तो हो रहा हूँ पर अब तुम भी मेरे साथ चलोगी, अनु देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो शांति कहती है वो बिल्कुल खुश नहीं होगी। विजय पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शांति कहती है कि ये सारी प्लानिंग उसी की थी, शायद उसी ने उस दिन नर्सिंग होम में उन्हें भेजा था जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। विजय कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। शांति कहती है वो हमेशा से तुम्हें पाना चाहती थी और जब से अनु को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी विजय कहता है एक मिनट, अनु को कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो वो कहती है कि जब हम एक बार पार्टी में गए थे तो वहाँ पे मैंने टेस्ट किया था और गलती से टेस्ट किट वहीं वॉशरूम में छोड़ आई थी और जब मैं दोबारा टेस्ट किट लेने गई तो मैंने वहाँ से अनु को आते हुए देखा और टेस्ट किट को मैंने सीधा रखा था, लेकिन जब मैं दोबारा गई तो वो उल्टा पड़ा था। विजय यह सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है अगर हम दोनों उन कपल्स को ढूंढ निकाले तो हमें सच्चाई का पता चल सकता है और फिर हम उसे सजा दिलवा सकते हैं। शांति कहती है उससे क्या हो जाएगा? विजय कहता है उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं और इतना बोलकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद हम दोनों को बेड पे देखते हैं। तभी शांति कहती है जब तुमने लास्ट बार किया था तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो विजय कहता है इस बार तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी और अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम अपने रेड ब्लू किट में चेक कर लेना। तभी शांति कहती है तुम्हें कैसे पता कि वो रेड ब्लू किट है? मैंने तो इसके बारे में तुम्हें कभी बताया भी नहीं और ये किट तो मेरी फ्रेंड ने कनाडा से ला कर दिया था, ये कंपनी तो इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, तो ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या अनु ने बताया? तो विजय कहता है नहीं। अब शांति समझ चुकी थी कि सारी प्लानिंग विजय की ही थी, ये सब उसी ने किया था। तभी विजय उसको फिर से मार देता है। तभी वहाँ इंदर आ जाता है और वह खिड़की से कूदकर अपनी गाड़ी की ओर भागता है और गाड़ी के पास पहुंचकर देखता है कि लोग उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। तभी वहाँ शांति का भूत आता है और कहती है मैंने कहा था ना निकल जाओ वरना लेट हो जाओगे। दरअसल शांति अपना बदला भूत बनकर ले लेती है और ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है राजा शाह नाम के आदमी से जो कि टेंडर लेने जा रहा होता है। लोग उसे राजा शाह कह के बुलाते हैं क्योंकि वो उस गाँव का जमींदार था और उनका गाँव में एक
बहुत बड़ा महल था जिसमें कि उसकी पत्नी चंदा और उसका बेटा रहते थे। लेकिन चंदा का रिलेशन राजा साहब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। राजा साहब अपनी पत्नी चंदा को हमेशा टॉर्चर करते थे, जिनसे कि चंदा उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और चंदा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहती थी। लेकिन उसका बेटा मना कर देता है और कहता है अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। दरअसल वो अपने बाप को बहुत अच्छे से जानता था। उसका बाप एक ठरकी और शराबी इंसान था। वो सभी औरतों पर गंदी नजर रखता था और यहाँ तक कि वो अपनी नौकरानी के साथ भी जबरदस्ती करता था और उसे पता था कि उसके पिता उसे लंदन जाने के लिए पैसे नहीं देंगे। चंदा कहती है तू पैसों की टेंशन मत ले, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, तेरे लंदन जाने के बाद मैं भी लंदन आ जाऊंगी। लेकिन ये बात राजा साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो चंदा से कहते हैं कि ये लंदन जाने का सपना मत दिखाओ उसे। उसके बाद चंदा एक आंटी को कॉल करती है जो कि रेड लाइट एरिया की हेड होती है और चंदा भी पहले वहीं रहती थी। फिर राजा साहब ने चंदा से शादी कर ली और महल में आ गई। लेकिन चंदा की लाइफ वहीं अच्छी थी और जब से ये महल में आई है उसकी जिंदगी नरक बन गई है। चंदा बस सब कुछ इसलिए सह रही होती है क्योंकि वह चाहती है कि उसका लड़का किसी तरह से लंदन चला जाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे। तभी वो आंटी चंदा को बताती है कि हमारे यहाँ पर एक कम उम्र की लड़की को न जाने कौन आदमी उसे बीमारी देकर चला गया, मतलब उस लड़की को एड्स हो गया। उसके बाद चंदा उनसे एक हेल्प मांगती है जो कि आपको एंड में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि राजा साहब कहीं से आ रहे होते हैं और गाली दे रहे होते हैं क्योंकि इस बार भी राजा साहब को टेंडर नहीं मिलता है। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं उसे घर पर एक नई नौकरानी दिखाई देती है जो कि काफी सुंदर होती है। अब राजा साहब की गंदी नजर रेखा पर पड़ गई थी। अब राजा साहब को रेखा चाहिए, इसलिए वो हमेशा रेखा को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते हैं। वो एक दिन रेखा से कहते हैं अगर तुम्हें इस महल में रहना है तो मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। रेखा भी मान जाती है और तभी राजा साहब उसे दारू पीने को कहते हैं और वो ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है। उसके बाद राजा साहब उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और वो जैसे ही कपड़े उतारने वाली होती है तभी राजा साहब का बेटा वहाँ आ जाता है और राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। उस रात चंदा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि शायद उसका प्लान सक्सेस होने वाला था। राजा साहब उस दिन भी पीकर आते हैं और चंदा के कमरे में ना जाकर रेखा के कमरे में चले जाते हैं। तभी उसे कमरे में से वो वाली आवाजें आने लगती है जिसे सुनकर चंदा बहुत खुश होती है और यहाँ पे पता चलता है कि चंदा ने उस दिन आंटी से क्या हेल्प मांगी थी। दरअसल चंदा ने उस लड़की को जानबूझकर हवेली में लेकर आई जिसे एड्स की बीमारी थी। वो जानती थी कि राजा साहब नई नौकरानी के साथ भी जरूर कुछ न कुछ करेंगे। चंदा ने जैसे प्लान किया था ठीक वैसा ही हो रहा था, लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ पे है यार। तभी चंदा देखती है कि राजा साहब तो दूसरे कमरे में से दारू पीते आ रहे हैं। तब चंदा को पता चल जाता है कि कमरे में रेखा के साथ राजा साहब नहीं बल्कि उनका बेटा है। गाइज मुझे ये वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सी वाली स्टोरी अच्छी लगी। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। अगर अभी भी आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके डीएम करना, मैं आपको मूवी का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई मूवी एक्सप्लेनेशन की डिमांड हो तो कमेंट कर